गुड मॉर्निंग। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि कोई अगर आपसे पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। आई रिपीट, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। टू बी वेरी प्रिसाइज, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमारे को एरिया निकाल के देगा, दैट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक एरिया। एल्जेब्रिक एरिया का मतलब है, हो सकता आंसर पॉजिटिव आ जाए, हो सकता आंसर नेगेटिव आ जाए, और हो सकता है कुछ पोर्शन में एरिया पॉजिटिव आ जाए और कुछ पोर्शन में नेगेटिव आ जाए, तो हम सम करेंगे तो जीरो आ जाए। आई रिपीट माई वर्ड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। ऑफ कोर्स एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो हम एरिया निकालेंगे दैट इज एक्चुअली एल्जेब्रिक एरिया। एल्जेब्रिक एरिया मतलब अलोंग विद द साइन। फिर हम आगे जाके इसको और भी क्लियर करेंगे कि हम जिस फंक्शन का एरिया निकालना चाहते हैं, अगर वो फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये हम प्रूफ कर देंगे। अब हम जिस फंक्शन का एरिया निकालना चाहते हैं वो फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वो जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ऑफ कोर्स एक फिक्स इंटरवल में, तो हो सकता है एरिया नेगेटिव आ जाए। तो अब एरिया नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है वो जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। और जब हम एग्जैक्टली एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद वाला चैप्टर एरिया अंडर द कर्व, तो करेंगे हम यही, पर जो भी आंसर आएगा उसका बार बार मॉड लेंगे। मॉड मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। डन जी। तो प्लीज ख्याल करिए, मैंने आपके लिए एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अभी एक सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन को भूल जाइए। ओके, मतलब अब सिर्फ ध्यान दीजिए, एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू ए, और ये एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू बी। तो मुझे क्या करना है, a से लेके b तक ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है मतलब मैंने इसको एक्स एक्सिस से बाउंड कर दिया, तो मुझे जो एरिया निकालना है वो ये पूरा एरिया निकालना है। आई रिपीट, मतलब मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऑफ कोर्स है तो कंटिन्यूअस, स्मूथ भी है। अच्छा, चाहे स्मूथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फंक्शन तो है, फंक्शन है मतलब ये कंटिन्यूअस है। ओके, लेकिन ये जो मेरे पास ग्राफ है ये कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं और एरिया निकाल लूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है, और मुझे इसका एरिया निकालना है a से लेके b तक। ऑफ कोर्स x एक्सिस से नीचे बाउंड है, बाउंड है मतलब अटक गया है, और मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में समझने के लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाया। उसको स्ट्राइप बोलो, स्ट्रिप बोलो, इट हार्डली मैटर। सो दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप, और इस वर्टिकल स्ट्रिप की मैंने विड्थ रखा h, और ये जो h है ना, ये बहुत 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 छोटा है। दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, बट जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे देन h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। h इज नॉट जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ओके, मतलब ये हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लिया। दिखने में ऐसा है पर एक्चुअली समझ लीजिए वो ऐसा है। ओके, मतलब इसको जूम करेंगे तो स्ट्रिप ऐसा दिख रहा है जी। मतलब ये जो h है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। मतलब अब आप ऐसा सोच सकते हैं, ये जो स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो h है, और जो हाइट है वो फंक्शन की वैल्यू है उस x पे। मान लो ये जो पॉइंट है जहां मैंने उंगली रखा, उस पॉइंट का नाम है x इक्वल टू सी, मतलब इसकी हाइट हो गई c और विड्थ हो गई h। तो वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है, वो जो रेक्टेंगल है, उसका एरिया हो जाएगा c इंटू एच या h इंटू सी, जो भी आप समझ लीजिए। तो यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, हम ये एक वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे और हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, मतलब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का एरिया निकालना है। तो इधर देखिए मैं लिख रहा हूं मैथमेटिकली
एस मतलब सम। अब मैं सम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करूंगा एंड दैट इज गोइंग टू बी माई एरिया। ओके, तो मैंने अभी इसका नाम रखा एस। ओके, अब आप ख्याल करिए, सबसे पहले तो मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा, आप समझ गए, क्योंकि वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी विड्थ बहुत 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 कम है। ओके, और वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है h, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एरिया इस वर्टिकल स्ट्रिप का। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? a। तो इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है f ऑफ a। तो ये लिखा है f ऑफ a, मतलब f ऑफ a इंटू h। मतलब आपने कौन से स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लिया? ये वाला। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने रेड कलर में बनाया है, ये शायद अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला जो छोटा सा एरिया है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने हाइट ये वाली ली, ये वाली, मैंने हाइट ये वाली नहीं ली। ओके, मतलब ये वाले स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट हो गया। कैसे? एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको। ये f ऑफ a है, सब लोग ख्याल करिए, ये f ऑफ a है, ये h है। तो हमने कौन सा एरिया कैलकुलेट कर लिया? हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया ये वाला, ये वाला। तो आप देख सकते हैं ये कर्व में और इस रेक्टेंगल में छोटा सा एरिया जो मुझे लेना चाहिए था वो मैंने छोड़ दिया। बट आप समझ सकते हैं इंडिया में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अब बात इंडिया की नहीं है, जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो अप्रॉक्स एरिया है, और क्योंकि h इतना छोटा है तो वो जो एरिया कैलकुलेट नहीं हो रहा है, मतलब ऐड नहीं हो रहा है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब आप फिर ख्याल करिए, अब मैं इस स्ट्रिप के बाद एक अगला स्ट्रिप ले रहा हूं। जैसे इस स्ट्रिप की विड्थ h है, तो मैं कह रहा हूं अगले स्ट्रिप की भी विड्थ h है। तो उस अगले स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? h तो उसकी विड्थ हो गई। अब मैं यहां से यहां तक आ चुका हूं, तो इस पॉइंट पे जो इस स्ट्रिप की हाइट है वो हाइट क्या हो गई? f ऑफ a प्लस h। मतलब h इंटू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। मतलब हमने ये दो स्ट्राइप का एरिया कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद अगला स्ट्राइप। अब जो अगला स्ट्राइप आएगा उसका एरिया भी हम निकाल लेंगे। अब उसका एरिया क्या होगा आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे ये वाली हाइट थी एफ ऑफ ए, ये वाली हाइट थी एफ ऑफ ए प्लस एच, तो उसकी अगले वाले की हाइट हो गई एफ ऑफ ए प्लस टू एच। क्यों? क्योंकि ये ए है, ये ए प्लस एच है, ये ए प्लस टू एच है। तो इनपुट ए प्लस टू एच है, तो उस पर आउटपुट क्या है? एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो अब ये तीन स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट हो गया। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं यहां से यहां तक ये मेरा लास्ट वाला स्ट्रिप है। ऑफकोर्स इसकी भी विड्थ h है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। और ऑफकोर्स फिर हम इसको यहां पे क्लोज कर देंगे इसको। मतलब हमने क्या किया, ये जो फंक्शन f ऑफ x है इसका मुझे एरिया निकालना था, तो मैंने बहुत सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स लिए। कितने? n वर्टिकल स्ट्रिप्स। ओके, तो ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साथ में n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, अब हमने ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप और करते करते ये लास्ट स्ट्रिप सबका एरिया कैलकुलेट कर लिया। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमने जो एरिया कैलकुलेट किया है वो हमारे ओरिजिनल एरिया से थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, उसी तरह ये वाला जो पोर्शन है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, और अब मैं ये सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर लूंगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा एरिया अंडर द कर्व। तो एस क्यों लिखा? क्योंकि एरिया निकालने के लिए समेशन का, और समझने के लिए मैं इसका नाम रख रहा हूं एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ ऑल द एन स्ट्रिप्स वेयर एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ओके, ये स्ट्रिप का एरिया क्या, सॉरी ये स्ट्रिप की विड्थ क्या है? h। ये स्ट्रिप की विड्थ क्या है? h। h h h h h
ऐसे कितने स्ट्रिप्स हैं? n। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है NH। ये ख्याल में रखिए, काम आएगा NH। और NH का मतलब क्या होगा? B माइनस H H H H H H NH। मतलब यहां से लेके यहां तक NH, यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक B है। तो सवाल है फिर ये क्या है? ये B माइनस A है और B माइनस A का मतलब NH। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसको कहते हैं कैलकुलेटिंग द एरिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये सब मेथड कहाँ यूज होगा? बोर्ड्स में, या फिर हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी की किताब में। लेकिन हम आईआईटी लेवल पर इस तरीके से एरिया नहीं निकालेंगे, बट हम समझने के लिए पहले ऐसा एरिया निकालेंगे। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन में, ये सब आप नोट कर लीजिए पहले। और NH का मतलब है B माइनस ए। तो NH का मतलब है B माइनस ए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए जी। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे सर, कैसे? यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, विड्थ है h। लेकिन अभी मैंने पहले क्या किया था? रेक्टेंगल के स्ट्रिप के लिए ये हाइट ले ली थी जिसका नाम था f ऑफ a। अब आप फर्क देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब फर्क है, जो पहला स्ट्रिप है उसका मैं y कोऑर्डिनेट ले रहा हूं f ऑफ a प्लस h। मतलब मैं ये नहीं ले रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं। मतलब अब क्या हो रहा है डायग्राम में? मेरा जो स्ट्रिप है वो ये वाला कैलकुलेट हो रहा है। मतलब पहले ये वाला एरिया कम हो रहा था और अब ये वाला एरिया आ रहा है। और ये वाला एरिया का मतलब कैसा है आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूं। पहले क्या हो रहा था देखिए, ये पहली स्ट्रिप है, ये विड्थ h थी, इसका नाम x इक्वल टू a था। तो ये जो हाइट थी वो f ऑफ a थी। मतलब आप एरिया कैलकुलेट कौन सा कर रहे थे? ये आपका कर्व था और पहला स्ट्रिप का जो एरिया था वो ये वाला आपने कैलकुलेट किया था। फिर सेकंड पोर्शन में क्या किया था आपने? सेकंड पोर्शन में आपने ये वाला एरिया देखा था। कौन सा? ये वाला। मतलब एक्चुअली आपने ये वाला एरिया लूज कर दिया था, फिर ये वाला एरिया भी लूज कर दिया था। ये कब हुआ था? जब मैंने पहले लिखा था। और अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? ये हमारा कर्व है। अब हमने कहा ये मेरा पहला स्ट्रिप है, ऑफ कोर्स इसकी विड्थ h है और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू a है। तो मैंने लिखा h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। मतलब अब मेरा स्ट्रिप ये वाला है। मतलब मुझे एरिया कैलकुलेट करना था ये वाला, लेकिन उसमें मैंने अब ये वाला एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब पिछले बार कुछ एक्स्ट्रा लूज हो रहा था, इस बार एक्स्ट्रा गेन हो रहा है। अब या तो लूज होगा या तो गेन होगा, वो डिपेंड करता कि स्टार्ट आप एफ ऑफ ए से करेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस एच से करेंगे। और ये तो होगा ही होगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो भी होगा। तो पहले लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच, तो फिर अगली बार आएगा ए प्लस टू एच, फिर ये आएगा ए प्लस थ्री एच, और जो लास्ट टाइम आएगा वो आएगा ए प्लस एन एच। ये भी एस एन है, इसमें भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है और इसमें भी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो आपके समझने के लिए मैं इतना बता देता हूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था एरिया, उसका नाम मैंने S1 रखा, और ये जो लिखा है मैंने इसका नाम S2 रखा। मतलब आपने उस फंक्शन का जो एरिया निकाला ए से बी, पहली बार आपने S1 निकाला था और अब आपने S2 निकाला। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो एक्चुअली आपका रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो S2 जो है वो रिक्वायर्ड एरिया से बड़ा है। और पहले क्या हो रहा था, जो रिक्वायर्ड एरिया था, मतलब S1 से जो आंसर आ रहा था, एक मिनट चेक कर लेते बराबर है क्या, S1 से जो आंसर आ रहा था वो लूज हो रहा था। ओके, इसका मतलब क्या है, सॉरी इसको चेक कर लेते हैं। इसका मतलब इसके पहले जो हमारा आंसर आ रहा था S1 से, हम उसको एरिया बोल रहे थे,
पर वो हमारा एरिया था कि एरिया से कम था, एरिया से कम था, बराबर, तो हमने सही लिखा था। मतलब हमारा एक्चुअल एरिया बड़ा था और S1 उससे कम आया था, और जो S2 आया था वो हमारे रिक्वायर्ड एरिया से बड़ा आया था। अब या तो आप S1 कैलकुलेट करिए या तो S2, एक ही बात है, या तो कुछ लूज हो रहा है या तो कुछ गेन हो रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एरिया वही कैलकुलेट हो रहा है। तो आप S2 वाला फॉर्मूला लिखिए, या फिर रिवाइंड करके दोबारा बता देता हूँ, S1 वाला फॉर्मूला लिखिए। तो ये A प्लस H, ये A प्लस 2H, और यहाँ पर आ गया A प्लस N माइनस 1H। तो चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करिए या सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करिए, दोनों को हम एक ही नाम से बोलेंगे, कैलकुलेटिंग द एरिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, और फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो काम हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे थे, यही काम हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी करके दिखाएंगे। अब कैसे, ख्याल करिए प्लीज। ये आपको सारे डेफिनेशन समझ में आ गए हैं जी? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं 0 से 1, मतलब 0 से लेके 1 तक जी, और मेरे फंक्शन का नाम क्या है, e ऑफ x। मतलब फंक्शन का नाम क्या है, e ऑफ x, और मुझे ये निकालना है। मैंने तो आज आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है और कुछ नहीं बल्कि एरिया अंडर द कर्व। फंक्शन का नाम क्या है, e ऑफ x, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट है 0। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूं। मतलब e ऑफ x को मैं इंटीग्रेट करूंगा, कहां से, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। तो मैं पहले क्या करता हूं, ये 0 से 1 एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं और आपसे ऐसे ही पूछता हूं कि बताइए भाई e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सब बोलेंगे सर e के पावर x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर x प्लस सी, अकॉर्डिंग टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बट आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये जो 0 नाम की लिमिट है ये किसकी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। तो ये जो आंसर आया e का पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। ऑफकोर्स इस ब्रैकेट का मतलब कोई GIF नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, दिस थिंग विद अपर लिमिट माइनस दिस थिंग विद लोअर लिमिट। तो ये होगा e का पावर 1 प्लस सी माइनस e का पावर 0 प्लस सी। e का पावर 1 मतलब e प्लस सी चला गया, तो आंसर आ गया e माइनस 1। ये तो हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। पर ये कैसे पता चले कि ये जो कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल सही है? जी हाँ, तो पता करने के लिए इस आंसर को याद रखिए और हम आगे बढ़ते हैं। और फिर मैं आपसे पूछता हूं और आप बताना शुरू करिए। ये लिखा है a टू b, तो a है 0, b है 1, और फिर कोई आपसे पूछेगा NH क्या होता है। NH वो एरिया अंडर द कर्व, वो होगा, सॉरी NH मतलब एरिया अंडर द कर्व नहीं, NH मतलब वो फंक्शन के विड्थ a से लेके b तक। तो NH है b माइनस a, b है 1 और a है 0। तो आपको NH पता चल गया। और दूसरी चीज, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है e का पावर x। तो आइए फर्स्ट प्रिंसिपल से हम एरिया निकालते हैं। अब मैं एरिया को S1 बोलूं S2 बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसको SN बोल देता हूं और मैं फॉर्मूला वही लिखता हूं जो लिखा हुआ है। ये कौन सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल का भी पहला वाला फॉर्मूला, मतलब ये एक प्रकार से S1 का फॉर्मूला है। ओके, तो जो अब मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं वो रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये h तो लिखा, अब लिखा है f ऑफ a, फंक्शन है f ऑफ x। ओके, तो ये लिखा है e ऑफ a। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, सही है सही है, ये लिखा है f ऑफ a, तो ये पहली बार आ गया है e और a कितना है 0। मतलब ये फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल का भी पहला वाला जी, h इंटू ई का पावर 0।
अब ये लिखा है एफ ऑफ ए प्लस एच, ए तो जीरो है, जीरो प्लस एच मतलब एच, और एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ एच हो जाएगा ई का पावर एच, फिर ये हो जाएगा ई का पावर 2h, और करते करते लास्ट में ई का पावर n-1, और ऑफ कोर्स मैं यहां से इसको हटा देता हूं ताकि यहां पे स्पेस बन जाए, और ये हो गया ई का पावर n-1 h। ओके, अब आप समझदार हैं, ई का पावर 0 तो 1 है, ई का पावर 0 तो 1 है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है ई का पावर 0, ये लिखा है ई का पावर h, ई का पावर 2h, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सम टू, ये ई का पावर 0, ई का पावर h अप टू ई का पावर n-1h, ये सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी, और सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये h तो है, तो ये आएगा a, ये लिखा है a इंटू 1 माइनस r क्या है, e का पावर h, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो ये है 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r। ऑफ कोर्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड n इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, अब जरा आप यहां पे देखिएगा, आप अगर लिमिट पढ़ चुके हैं और अगर आपको लिमिट आती है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनिएगा, e का पावर h माइनस 1 अपॉन h 1 होता है। ये क्या लिखा है, 1 माइनस e का पावर h, और ये h नीचे आ गया, मतलब ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये तो आपका लैम्बडा है, नो टेंशन है, और इसका आंसर तो -1 आ गया लिमिट लगने के बाद, मतलब इस पे लिमिट लग गई और आंसर आ गया -1। अब लिमिट इस पे लगनी है, लेकिन आपको पहले से पता है NH क्या है 1, तो ये हो गया -1 इंटू 1 माइनस ई का पावर 1, और माइनस अंदर घुसा तो आंसर आ गया e-1, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि एरिया अंडर द कर्व है। ऑफ कोर्स वो जो फंक्शन f ऑफ x है वो a से b में कंटिन्यूस होना चाहिए, a से b में वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो हम उस इंटीग्रेशन को 2 फोल्ड्स में तोड़ देंगे। मतलब अगर वो फंक्शन a से c कंटिन्यूस है तो फिर हम लिख देंगे a से c का इंटीग्रेशन प्लस c से b का इंटीग्रेशन, वो अब हम आगे देखेंगे जी। लेकिन कोई लोग कहेंगे सर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो कर सकते थे, सर कैसे? वो कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पहले a प्लस h लिख देता हूँ, यहाँ a प्लस 2h, यहाँ a प्लस 3h, तो मैं कहना चाहता हूं इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो एक ही है। ऑफ कोर्स a 0 है, b 1 है, NH b माइनस a है, मतलब NH 1 है, और फंक्शन e का पावर x। तो इससे जो एरिया आएगा ऑफ कोर्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये h तो बाहर है, ये लिखा है f ऑफ a प्लस h, और a प्लस h तो a तो 0 है, तो पहले आ गया e का पावर h, फिर आ गया e का पावर 2h, और आखिर में आ गया e का पावर nh। अब आप ये भी देख सकते हैं यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी का, तो ये h तो है जी, तो फिर ये क्या हो गया a इंटू 1 माइनस r का पावर n, e के पावर h का पावर n मतलब e का पावर h अपॉन 1 माइनस r। और जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसकी लिमिट तो डायरेक्टली 1 हो गई, और इसकी स्टैंडर्ड लिमिट -1 हो गई, तो ये 1 और ये -1 और NH पे 1 डालेंगे तो आंसर फिर से वही आ गया -1 टाइम्स 1 माइनस ई, मतलब ले दे के हमारा आंसर वही आ गया e-1। प्लीज़ इसको चेक करिए, मैं देख लेता हूँ बराबर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेंगे जी। जी हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो रही है। तो हमने ये देख लिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और वो ए क्या है लोअर लिमिट और बी क्या है हायर लिमिट। ओके, समझने के लिए मैं एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूं।
ताकि हमारे को बस ये फील आ जाए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है 0 to 2x dx। तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, x²/2 0 से 2। प्लस सी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले आप लिखेंगे ये 2 में वो आएगा और वापस कट जाएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है तो चलिए इस बार लिख लेते हैं, अगली बार आपको समझा देंगे। अब जब आप 2 डालेंगे तो ये आएगा 2²/2 + c माइनस 0²/2 + c। c से c कटा, ये तो वैसे ही 0 है। 2² = 4, 4/2 = 2। मतलब हमारा आंसर एक्चुअली में आना चाहिए 2। क्या आना चाहिए भाई, 2। और हम देखते हैं हमारा आंसर ऐसा आ रहा है क्या। ये तो आप समझ गए a 0 क्यों है और b 2 क्यों है, क्योंकि लोअर लिमिट a है और हायर लिमिट b है। और फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम x है, e का पावर x नहीं है। अब हम यही वाला फंडा यूज करते हैं एज इट इज। तो हमारा Sn क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ h तो आ गया। अब लिखा है f(a + h), a तो 0 है तो लिखा है f(0 + h), मतलब f(h), f(x) x है तो f(h) h है। फिर ये लिखा है f(a + 2h), a तो 0 है, ये लिखा है f(2h), f(x) x है तो f(2h) 2h है। तो आया है 2h से लेते हुए nh। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करो तो भी आंसर वही आएगा। प्लीज वेरीफाई करिए और मुझे बताइए नहीं आने पर। ओके, h 2h nh। तो सबसे क्या करिए, यहां से h कॉमन ले लीजिए, यहां से h कॉमन ले लीजिए, यहां से h कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आ गया h²। अब ये लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला हो गया n × n + 1/2 और साथ में यहाँ चिपक रहा है h²। और ये दोनों लिमिट यहाँ पे लग रही है। सर कौन कौन सी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड h टेंड्स टू 0। लेकिन हमें ये तो मालूम है इस क्वेश्चन में जो NH है वो B - a है, मतलब NH2 है। तो ये लिखा है NH², तो NH² को लिखा मैंने NH × h, और NH का मतलब होता है 2, तो 2 से 2 शहीद हो गया। मतलब अब ये क्या लिखा है, NH + h, और NH क्या है, NH है 2, मतलब ये लिखा है 2 + h, और 2 + h पे जब h 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 2 + 0, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 2। ऑफकोर्स ये डिनोमिनेटर नहीं था, ये उसका अगला स्टेप था। तो आंसर आ गया 2, और हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आंसर है 2। मतलब ले दे के हम समझ गए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि एरिया अंडर द कर्व। जी, यहां तक हो जाने के बाद अब हमें इससे पहले कि हम एक्चुअल क्वेश्चन शुरू करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे हम हमेशा क्लास में लिखते हैं। तो लिख लीजिए नोट, नोट मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसको प्रॉपर्टी मत समझिए, प्रॉपर्टी तो इसके बाद पढ़ेंगे। जी, ओके। अब पॉइंट टू बी नोटेड का पहला पॉइंट बड़ा कमाल का है, इसको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या, इफ अच्छा, इसको समझने के पहले मैं एक बार आपको बता दूं। क्या सर, ए से बी का फंक्शन का एरिया 0 क्यों आएगा? क्योंकि हो सकता है कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर हो और कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो। सॉरी, मतलब एक सेकेंड इसको होल्ड करें। अगर मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, ऑफ कोर्स ये वाई एक्सिस है, और कोई अगर आपसे बोले कि सर ये मेरा फंक्शन है और आप इसका एरिया निकाल के बताइए ए से लेके बी तक, तो आप खुद समझ रहे हैं, आप इसको n वर्टिकल स्ट्रिप्स में काटेंगे, हर स्ट्रिप की विड्थ h होगी,
जो कि टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स n होंगे जो कि टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी होगा। और फिर ये अंदर की बात है, हम एरिया निकालेंगे बहुत सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करके। विड्थ h होगा और हाइट होगी f ऑफ a, फिर अगली बार होगी f ऑफ a प्लस h। लेकिन क्योंकि f ऑफ a भी पॉजिटिव है, f ऑफ a प्लस h भी पॉजिटिव है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h भी पॉजिटिव है, तो ये जो आपका एरिया कैलकुलेट होगा इट वुड बी पॉजिटिव। लेकिन अगर सपोज कर्व ऐसा होता और अब अगर आप एरिया कैलकुलेट करते x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक ये एरिया, तो आपका एरिया नेगेटिव आता। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल स्ट्रिप्स आप जितने भी लेते n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और वर्टिकल स्ट्रिप की विड्थ होती h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो उसका x तो पॉजिटिव होता, लेकिन वो रेक्टेंगल में जब जब आप उसके y से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा f ऑफ a, और f ऑफ a नेगेटिव है, f ऑफ a प्लस h नेगेटिव है, और लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h नेगेटिव है। मतलब हर बार वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसका x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव है, पर वो एरिया नहीं है, वो एल्जेब्रिक एरिया है। जी, ये बेसिक आपको आना चाहिए। चाहो तो ये भी आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। क्या कि अगर a टू b में फंक्शन ऐसा है तो इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा, a टू b में फंक्शन अगर x एक्सिस के नीचे है तो एरिया नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब अगर एरिया 0 आ रहा है इंटीग्रेशन से, आई रिपीट, अगर इंटीग्रेशन से एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब शायद ऐसा है, फंक्शन ऐसा है, ये a है और ये b है, तो ये एरिया प्लस है और ये एरिया माइनस है। ये जितना प्लस है ये उतना ही माइनस है, मतलब हमारा एल्जेब्रिक सम एरिया 0 आ गया। ओके, ये सब नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, और इंटीग्रेशन का आंसर 0 भी आ सकता है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व विच वी आर कैलकुलेटिंग यूजिंग इंटीग्रेशन, डेफिनेट। ओके, अब ये नोट का पहला पॉइंट, इफ a टू बी f ऑफ x dx इक्वल टू 0, मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और a टू b में अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, देन द इक्वेशन, सर कौन सी इक्वेशन, f ऑफ x इक्वल टू 0। आई रिपीट, अगर a टू बी f ऑफ x dx 0 है, तो ये जो इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हैज एटलीस्ट वन रूट इन a टू b, ओपन ओपन। सर क्या, a टू b का मतलब है a से आगे और b से पहले। यहां पर a क्लोज नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब है a से जस्ट आगे और b से जस्ट पहले, ये वही तो लिखा है, मतलब इंटरवल है a से b। जबकि हम बोलेंगे हमने एरिया कैलकुलेट किया है यहां से यहां तक, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, हाँ एरिया तो यहीं कैलकुलेट किया, बराबर है, सॉरी। क्यों? क्योंकि हमने x इक्वल टू a पर भी फंक्शन की वैल्यू ली थी। ओके, एरिया तो a से b आया था क्लोज, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर a से b क्लोज, आई स्टिल रिपीट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि वो हमने लिखा था पहली बार f ऑफ a, मतलब हमने f ऑफ a लिया, मतलब हमने x इक्वल टू a को कंसिडर किया क्लोज ब्रैकेट, और आखिर में f ऑफ a प्लस n माइनस 1h किया, तो हम f ऑफ b तक पहुंच गए थे। जी ओके, तो मैं कहना चाहता हूं अगर a से b f ऑफ x dx 0 है, मतलब अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 है, तो जो इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट है इन द इंटरवल a टू b। ऑफ कोर्स f ऑफ x इज, या f ऑफ x शुड बी continuous in a to b. Of course f of x should be continuous in a to b. जी, मतलब अगर f a से b में कंटिन्यूस है, बहुत ध्यान से,
अगर एफ ऑफ एक्स ए से बी में कंटिन्यूस है और अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में है। सर कैसे? अरे ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कर लिया था। ये एफ ऑफ एक्स है, ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है। तो हमने एरिया कैलकुलेट किया ये वाला प्लस ये वाला, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया जीरो आ रहा है, मतलब कुछ एरिया x नीचे है। इसका मतलब ही ये है कि आपके फंक्शन ने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ने x एक्सिस को एक बार तो क्रॉस किया ही किया है। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल क्रॉस किया ही किया है, यहां तक क्लियर है। ये हमारा पहला नोट है कि अगर a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो है, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन इंटरवल a टू b। ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन a टू b। सर अब आपने ऐसा क्यों लिखा एटलीस्ट वन? अरे ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका जो फंक्शन है वो ऐसा होता, ये a होता, ये b होता, तो एरिया जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि दिस एरिया और ये एरिया आपस में कैंसल हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये एरिया और ये एरिया आपस में कैंसल हो रहे हैं। मतलब जो आपका फंक्शन है उसका एरिया ए से बी में जीरो आ रहा है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट ए से बी में है। लेकिन अब इससे भी खतरनाक बात, सर क्या? इससे भी बढ़िया बात, अब इससे बढ़िया बात क्या है? मतलब ये क्या लिख दिया हमने कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और अगर ए से बी में उसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट ए से बी के बीच में है। लेकिन इसके नीचे लिख रहे हैं बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट है ए से बी में, तो इसका मतलब ये नहीं है ए से बी में उस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व जीरो आएगा। समझाने के लिए मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। मैंने ये पैराबोला ले लिया, ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। तो आप समझते तो हैं a से b में ये जो आपका फंक्शन है इसका कम से कम एक रूट जीरो है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू जीरो, इसलिए लिखा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो पॉइंट टू बी नोटेड का ये पहला पॉइंट है। अब इसके आगे के पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक यहां सब कुछ रिकैप करिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। राइट।